बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब गजीदा। ये नावल मेरी तहरीरें नामी फेसबुक पेज से लिया गया है। किस्त नंबर 13। राखी, ये तो है, कहाँ से मिला रे? राजमदारी ने बड़े पुरस्कार लहजे में पूछा। बापू, जहाँ मैंने बताया था, राखी ने सादगी से जवाब दिया। शहर वाले पुल पर? राजा मदारी ने तस्दीक चाहिए। हाँ बापू, राखी ने इस बात में गर्दन हिलाई। और रसिया, राजमदारी अपने बंदर से मुखातिब हुआ। बंदर अपना नाम सुनते इसकी गोद में जा बैठा। रीछ अपने दो पांव पर खड़ा हो गया। अरे, मेरी गोद में क्यों चढ़ गया रे रसिया? जा मेरा चाकू तो लेकर आ रे। चाकू का नाम सुनकर मोहसिन राव की सिकटी गुम हो गई। राजमदारी का हुक्म सुनते ही रसिया उसकी गोद से कूदा और छलांगे लगाता हुआ अंदर कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो उसके मुंह में चाकू दबा हुआ था। नजदीक आकर वो दो पांव पर खड़ा हुआ और अपने अगले दो पांव अपने सीने पर बांध लिए और अपना मुंह उठा दिया। राजमदारी ने उसके मुंह से चाकू निकाल दिया। उसे खोला तो 6 इंच लंबा फल वाला चाकू लालटेन की धुंधली रोशनी के बावजूद यकबारगी चमक उठा। मोहसिन खुले हुए चाकू को देखकर सहम गया। उसे यूं लगा जैसे राजमदारी ये चाकू फेंककर उसे खत्म कर देगा। वह कदम पीछे हटकर फौरन राखी की आड़ में होगा। इधर आ रे छोरा। राजमदारी ने उसे अपने नजदीक आने का इशारा किया। राखी उसके सामने से हट गई। वो मजबूरन आगे बढ़ा और उसके नजदीक पहुंचकर खामोशी से बोला, देख मोहसिना, मैंने तुझे बहुत से काम सिखा दिए रे, अब वो खेल सिखाना रे जिसकी वजह से तेरी जान बची। राजमदारी ने कहा। यह सुनकर मोहसिन राव की जान में जान आई। वो समझ रहा था कि नादरा सी मुलाकातों का राज खुल गया है और अब उसे सजा मिलने वाली है। मोहसिन राव ने गहरा और ठंडा सांस दिया और बोला, हाँ बापू, सिखाओ। 7 दिन के बाद अमाउस की रात आने वाली है। ये अमल आज से शुरू होगा और अमाउस की रात को पूरा होगा। अमाउस की रात को तू जंगल में होगा। डर मत, मैं तेरे साथ चलूंगा रे। रात 12 बजे एक खास अमल करना पड़ेगा। उसके बाद तू एक बड़ा जादूगर बन जाएगा रे। पर मोहसिना, बात बता, बड़ा जादूगर बनकर तू मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा रे? राजमदारी ने पूछा। कैसी बात करते हो बहू? मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा भला? तुम्हारा क्या भरोसा है मोहसिन? राखी ने उसके नजदीक आकर आहिस्ता से कहा। इतनी आहिस्ता कि मदारी न सुन पाया। अपना हाथ आगे बढ़ा। राजमदारी ने कहा। फिर राखी से मुखातिब होकर बोला, राखी पीछे हट जा। ले बापू। राखी पीछे हटते हुए बोली, हर कोई मुझे पीछे हटाता है। राजमदारी ने राखी की बात पर कोई तवज्जो न दी, लेकिन मोहसिन राव ने उसे जरूर मुड़कर देखा। राजमदारी ने मोहसिन का हाथ पकड़ लिया और चाकू से उसके अंगूठे पर हल्का सा चीरा लगाया। चाकू की धार बहुत तेज थी। खून निकल आया। उसने अपने गले से उल्लू का पंजा निकाला और कोई मंत्र पढ़ते हुए उस पंजे की एक एक उंगली पर खून लगाया। फिर उस खून आलूद पंजे को उसकी पेशानी पर फेरा। उसकी पेशानी पर खून की लकीरें बन गईं। वापस जा मोहसिना, अंदर कमरे में जा। अब तूने कमरे से सूरज निकलने से पहले नहीं निकलना है रे। समझ गया ना मेरी बात? चाहे तो है कोई कितना पुकारे, देख, अगर उसकी पुकार पर तू बाहर निकल गया तो अंधा हो जाएगा रे। इतना जान ले। ठीक है बाबू, मैं अंदर जा रहा हूँ, अब सुबह ही बाहर निकलूंगा। मोहसिन राव ने उसे यकीन दिलाया। राजमदारी बहुत अय्यार आदमी था। ये सारा चक्कर उसने मोहसिन राव को जादू सिखाने के लिए नहीं चलाया था। ये चक्कर उसने मोहसिन राव को मुकम्मल तौर पर अपना मुती बनाने के लिए चलाया था। नादरा से मिलते हुए राखी ने उसे देख लिया था। उसने राजमदारी को बता दिया था। राजमदारी जमाना शनास आदमी था। उसे अंदाजा लगा लिया कि चंद दिनों में तोता उड़ने के काबिल हो जाएगा। लिहाजा उसने न सिर्फ उसके पर काटने बल्कि एक बड़े पिंजरे में कैद करने का बंदोबस्त कर लिया। उधर राजमदारी मोहसिन राव को मजीद कैद में जकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उधर रामपाल जोगी ने उसे आज़ाद कराने का अमल शुरू कर दिया था। जोगी रामपाल ने बाजार से एक गज का काला कपड़ा, एक नया उस्तरा और एक कोरी मिट्टी की हंडिया खरीदी। रात को उसने बस्ती से निकलकर एक पीपल की जड़ में छोटा सा गड्ढा खोदा। हंडिया को उसमें रख दिया। हंडिया उसमें पूरी तरह नहीं आई। उसने गड्ढे को थोड़ा सा और कुशादा किया। जब हंडिया पूरी तरह गड्ढे में बैठ गई तो वह गड्ढे को यूं ही खुला छोड़कर हंडिया को अपने साथ ले आया। घर में आकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। जलती लालटेन को जमीन पर रखा। फिर हंडिया, उस्तरा और काले कपड़े को लेकर जमीन पर आसन जमा कर बैठ गया। हंडिया को ऊंधा करके उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। वक्फे वक्फे से वो उस्तरे को हंडिया पर मारता जा रहा था। फिर उसने हंडिया को सीधा किया। काले कपड़े को अपने कंधे पर डाला। उस्तरा हाथ में पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से लालटेन की चिमनी उठाकर उसमें फूंक मारी। जलती लालटेन भड़क कर बुझ गई। कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। जोगी रामपाल ने अपने कंधे से काला कपड़ा उतारा और तेज उस्तरे से काट कर उसके 3 टुकड़े कर दिए। फिर काले कपड़े के 2 टुकड़ों और उस्तरे को हंडिया में डाल दिया और तीसरे टुकड़े को हंडिया के मुंह पर बांध दिया और अंधेरे में ही हंडिया को दोनों हाथों में उठाकर घर से निकल पड़ा। वो कुछ पढ़ता जा रहा था और हंडिया पर फूंकता जा रहा था, यहाँ तक कि वह बस्ती के बाहर उस पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया जहाँ उसने कुछ देर पहले हंडिया के बराबर गड्ढा खोदा था। हंडिया को उस गड्ढे में उतारने से पहले अपने बाएं हाथ से गड्ढे को टटोला। गड्ढे में पानी भरा हुआ था। पानी से गड्ढा भरा हुआ महसूस करके उसे बड़ी खुशी हुई। उसका अमल कामयाबी की तरफ गामजन था। उससे हंडिया गड्ढे में रख दी। काफ़ी पानी उस हंडिया में भी चला गया। जोगी रामपाल ने पर उस गड्ढे को अच्छी तरह मिट्टी से बंद कर दिया।
घड़े पर मिट्टी डालने के बाद जोगी रामपाल ने मिट्टी में अपनी एक उंगली को सेड़ दी और आधे घंटे तक अकड़ू बैठा मंतर पढ़ता रहा। उसके बाद वोट कर अपने घर आ गया और आराम से सो गया। दूसरे दिन मोहसिन राव सोकर उठा तो हशाश बशाश था। वो कमरे से बाहर निकल आया। सहन में चारपाई पर बैठी राखी सब्जी काट रही थी। राजमदारी अभी अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। मोहसिन राव राखी के पास आकर बैठ गया। राखी का माथा ठनका। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। राखी के करीब बैठना तो दूर की बात है, वो नजर भरकर देखता भी नहीं था। जोगी रामपाल ने उसको हिदायत की थी कि किसी तरह राजमदारी के गले से उल्लू का पंजा निकाल ले। काम वो खुद नहीं कर सकता था। रात को उसे ख्याल आया कि यह काम राखी से क्यों ना करवाने की कोशिश करे। अगर वो उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे, उस पर यह जाहिर करे कि उसे उससे मोहब्बत होती जा रही है, फिर वो राखी से उल्लू का पंजा अपने गले में डालने की ख्वाहिश का इजहार करे, तो राखी यकीनन उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए बाप के गले से वो पंजा निकालकर उसके हवाले कर देगी। ये सोचकर वो राखी के नज़दीक चारपाई पर बैठा था। वो नहीं जानता था कि वो जिन लोगों को फरेब देने का सोच रहा है वो कैसे शातिर लोग हैं। उन्होंने तो पहले ही उसके गिर्द जाल फैला दिया था। राखी सुंदर सपने देखने में मगन थी। वो जानती थी कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मोहसिन राव अपना माजी भूल जाएगा, उसकी यादाश्त जादू की भूल भुलैयों में गुम हो जाएगी, फिर मोहसिन राव को उससे कोई न छीन सकेगा। खैर, वो चारपाई पर बैठा तो राखी की तवज्जो बट गई और दरांती से साग काटते काटते उसकी उंगली कट गई। अरे, ये तुमने क्या किया? उसे साग परात में डाल दिया और अपनी उंगली पकड़कर देखने लगी, जिससे भल भल खून बह रहा था। मोहसिन राव ने फौरन उसका हाथ थाम लिया और अपने अंगूठे से उसके जख्म को दबा दिया। उस मोहब्बत में सलूक ने राखी पर नशा सतारी कर दिया। वो अपनी तकलीफ भूल गई। उसने आंखें बंद कर ली। उसका जी चाहा कि मोहसिन यूं ही सदियों तक उसका जख्म दबाए बैठा रहे। अरे, ये खून तो बह जा रहा है। मोहसिन राव ने अंगूठा हटाकर देखा। ठहरो, मैं अंदर जाकर कपड़ा फाड़ कर लाता हूँ। पानी में भिगोकर बांध दूंगा तो खून बहना बंद हो जाएगा। तुम मत बहने दो खून, थोड़ा सा खून बह जाएगा तो क्या हो जाएगा, खून मेरे में बहुत है। राखी ने अपनी आंखें खोलकर कहा। पागल हुई हो? वो उठने लगा। मोहसिन, एक बात बताओ। राखी ने उसे उठने न दिया। देखो, सच सच बताना। उसने इकरार करवाया। चलो ठीक है, सच सच बताऊंगा। मोहसिन राव ने इकरार कर दिया। तुमने कभी प्यार किया है? राखी ने पूछा। हाँ, किया है। मोहसिन राव ने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखते कहा। लेकिन ये मत पूछना किससे। नहीं पूछूंगी, मैं जानती हूँ, उसने मानखेज लहजे में कहा। तुम जानती हो? वो घबराया। हाँ, सिर्फ जानती नहीं बल्कि पहचानती भी हूँ। जब जानती हो तो फिर पूछती क्यों? ये जानने के लिए कि तुम कितना सच बोलते हो। खैर, इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ, प्यार किसे कहते हैं? राखी ने अपनी बात का रुख पलट दिया। प्यार ताहयात कैद का नाम है, एक ऐसी कैद जिसे आदमी अपनी खुशी से कबूल करता है। और नफरत, नफरत मोहब्बत का दूसरा रुख है, एक ऐसा रुख जिसे पलटते देर नहीं लगती। क्या कहना चाहते हो कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं? हाँ बिल्कुल, असल में दोनों एक हैं। नफरत मोहब्बत, मोहब्बत नफरत, और शायद यही जिंदगी है। मोहसिन राव ने मोहब्बत के फलसफे की वजाहत की। वो कुछ समझी कुछ न समझी। अंदर से खांसने की आवाज़ आई। मोहसिन ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो अंदर कमरे से कपड़ा फाड़ कर लाया और उसे पानी में भिगोकर उसकी उंगली पर पट्टी लिपेट दी। राखी, और राखी, कहाँ है रे तू? हाँ बापू, मैं बाहर हूँ। मेरा हुक्का तो ताज़ा कर। अच्छा बापू, अभी करती हूँ। रहने दो, मैं हुक्का ताज़ा करके दे देता हूँ, मोहसिन राव ने कहा और राजमदारी के कमरे में आ गया। राजमदारी अपनी कार्रवाई में लगा रहा। जोगी रामपाल अपने मंत्र पढ़कर फूंकता रहा। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद अमाउस की रात थी। उस रात रामपाल पीपल के दरख्त के नीचे दबाई हुई अपनी हंडिया उखाड़कर उधर जंगल में आ गया था। हिदायतुल्लाह ने उसे खाने पीने की तमाम अशिया फराहम कर दी थी। खुर्दनोश का इतना सामान उसके सामने ढेर कर दिया था कि वह जंगल में एक हफ्ता भी रहता तो सामान खत्म न होता। 1 घंटे दरख्त के नीचे उसने अपना छामा सा लगा लिया था। सांपों की कई पटारियां वो अपने साथ लाया था। उन पटारियों में मुख्तलिफ सांप बंद थे। उनमें एक सांप बहुत खतरनाक था, इतना खतरनाक कि महज फंकार दे तो घास जल जाती थी। अमाउस की रात हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को थी। हफ्ते को मोहसिन राव जंगल का चक्कर लगा गया था। उसको बताया गया था कि वो राजमदारी के गले से उल्लू का पंजा निकालने में नाकाम रहा है। जोगी रामपाल ने कहा था कि वो फिक्र न करे, राजमदारी अब उसका कुछ न बिगाड़ सकेगा। जोगी रामपाल ने मदारी का इस्तेमाल शुदा कपड़ा मंगवाया था। मोहसिन राव उसकी एक धोती उठा लाया था जो उसने जोगी रामपाल के हवाले कर दी। मोहसिन राव ने उसे यह भी बता दिया था कि अमाउस की रात वो भी इस जंगल में होंगे। ये सुनकर वो खुश हो गया था और उसने अपनी कामयाबी का 100% यकीन दिलाया था। उधर नादरा एक एक दिन गिनकर गुजार रही थी। उसे मोहसिन राव की आज़ादी का शिद्दत से इंतजार था। तय ये हुआ था कि इतवार की शाम को मोहसिन राव को लेने आएगी। उसने खिलवाया था कि अपना ज़रूरी सामान बांध कर रखे और मुकर्रर वक्त पर पुल के नज़दीक एक मुकर्रर जगह पर पहुंच जाए। उसे फ़ौरन बहराम नगर ले जाएगी। फिर एक नई और खुशबू भरी जिंदगी का आगाज़ होगा। उधर राखी को अमाउस की रात का शिद्दत से इंतजार था। उसे यकीन था कि अमाउस की रात गुजरी तो मोहसिन राव उसकी पेशानी पर झूमर बनकर सज जाएगा। फिर एक पुरबहार और रंगीन सफ़र की इब्तिदा होगी। हर शख्स अपने अपने दाव पर लगा हुआ था। उम्मीदें और आरजुएं मचल रही थीं। वक्त का धारा बह रहा था। अपने अपने खेलों में आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है।
आदमी जो सोचे वो हो जाए तो फिर तकदीर अपने खेल कैसे दिखाए। सब अपने दाव में लगे हुए और तकदीर दूर बैठे अपना ही जाल बुन रही थी। अमाउस की रात, तारीख और स्याह, जंगल का पुरहैबत सन्नाटा, जोगी रामपाल और राजमदारी एक ही जंगल में एक दूसरे से बेगाना, अपने अपने मंत्रों में मसरूफ। जोगी रामपाल ने वक्त मुकर्रर पर हंडिया का मुंह खोला। अंदर से स्याह कपड़े के दोनों टुकड़े निकले। उन्हें ज़मीन पर इस तरह रखे कि सलीब की शक्ल इख्तियार कर गए, या यूं समझ लो कि आदमी का ढांचा बन गए। जोगी रामपाल ने उस तरह खोलकर कपड़े को चीर कर उस जगह ज़मीन में गाड़ दिया और फिर हंडिया पर उस तरह मार के उसके बाद उसने वो काला नाग पटारी से निकाला जिसकी एक फुंकार से घास जल जाती थी। नाग पटारी से निकल दी, फन फैलाकर जोगी रामपाल के सामने खड़ा हो गया। जोगी रामपाल ने राजा की धोती अपने हाथ में पकड़कर उसके सामने लहराई। काले नाग ने धोती देखते ही घास पर फन मारा। धोती पर फौरन स्याह धब्बा पड़ गया। जोगी रामपाल ने कोई मंत्र पढ़कर यह अमल 3 बार दोहराया और फिर वो धोती सामने की तरफ उछाल दी। वो काला नाग फौरन उस धोती की तरफ लपका और फिर जंगल की जमीन पर बड़ी सूरत से फिसलने लगा। काला नाग अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या करना है और किधर जाना है। खैर, ये बात तो राजमदारी भी अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने मोहसिन राव पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के लिए कुछ दिन पहले जो अमल शुरू किया था उसे आज की रात मुकम्मल हो जाना था। राजमदारी रीछ की खाल पर बैठा देवाई मंत्र का जाप कर रहा था। मोहसिन राव उससे 5 कदम के फासले पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठा था। हर सू अंधेरा था। मोहसिन राव इस तसव्वुर से खुश था कि आज की रात इस कैद की आखिरी रात है। आने वाली सुबह अनदेखी बेड़ियों के कटने की खबर लेकर आएगी। एक तरफ वो आज़ाद हो जाएगा तो दूसरी तरफ राजमदारी अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती जादू से सिखा देगा। उसे बहुत से जादू आ गए थे, लेकिन इस जादू की बात ही कुछ और थी। ऊपर से कट कर गिरते आज़ाद देखकर लोग दम बखुद हो जाया करते थे और इस खेल के बाद उन पर नोटों की बारिश होती थी। खैर, उसे पैसे कमाने की बिल्कुल तमन्ना न थी। वो कई करोड़ की जायदाद का मालिक था। अलबत्ता ये शोबदेबाजी अपनी ज़िंदगी को दिलचस्प बनाने के काम आएगी। फिर जब वो बहराम नगर की राजकुमारी को अपने साथ लेकर लाहौर अपने घर पहुंचेगा तो उसके माँ बाप की हालत काबिल दीद होगी। उस बेचारे को क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। आइंदा उसकी अपनी ही हालत काबिल दीद हो जाएगी। जिस कैद से वो निजात के ख्वाब देख रहा है उससे कहीं बदतर कैद में चला जाएगा। फिर बैठे बैठे और सुहाने सपने देखते देखते उसी ऊँग सी आ गई। उसी लम्हे कुछ हुआ और जो कुछ हुआ उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। राजमदारी अचानक ही किसी जानवर की तरह टकराया था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी हो। मोहसिन राव ने आंखें फाड़ कर राजमदारी की तरफ देखा, मगर उसे कुछ नजर न आया। रीछ की खाल, फिर उस पर बैठा राजमदारी, खुद रीछ जैसा, पीछे काले दरख्त और अंधेरा। भला क्या नजर आता? क्या हुआ बाबू? वो फिर से उठ खड़ा हुआ। मोहसिना, जल्दी कर, मेरे पास आ रहे छोरा, वो शिद्दत दर्द से कराहते हुए बोला। मोहसिन राव को अंदाजा तो था कि वो कहाँ बैठा है। उसके दरमियान महज 5 कदम का फासला था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। शायद मंत्र उल्टा हो गया। बहरहाल जब वो अंदाजे से राजमदारी के नज़दीक पहुंचा तो उसके पाँव की ठोकर उसके सर को लगी। राजमदारी ने फौरन ही उसको घसीट कर से अपने ऊपर गिरा लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो मुश्किल बोला, देवा मदद, क्या हुआ? कुछ बोलो तो। उसने अपना हाथ छुड़ाकर राजमदारी के जिस्म को टटोल कर देखना चाहा, लेकिन राजमदारी की गिरफ्त मजबूत थी। उसने मोहसिन का हाथ न छोड़ा। देवा मदद करो मेरी। मदारी दर्द से चिल्लाया, बापू, ओ बापू, कुछ बता दो। अब क्या बताऊं रे लोमड़ी के बच्चे, तूने खूब धोखा दिया रे। बापू क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें भला क्यों धोखा दूंगा? तुम ही तो मुझे यहाँ लाए उस जंगल में। मोहसिन राव की समझ में कुछ ना आया। और वो जो तेरा बाप उधर बैठा है रे, उसे कौन लाया है? हाँ, मुझे अब सब पता लग गया रे, देवा की कसम सब पता लग गया। पर याद लग तो है, मैं आबाद नहीं होने दूंगा वो देवा। राजमदारी ने किसी को मदद को पुकारते हुए कहा। राजमदारी ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और एक ही बात किए जा रहा था, देवा, आह मदद देवा। राजमदारी का हाथ काफ़ी बड़ा था, बहुत सख्त था। उसे हाथ मिलाते हुए एहसास होता था जैसे पत्थर का टुकड़ा पकड़ लिया है। उस वक्त जैसे जैसे वो देवा को मदद के लिए पुकारता जा रहा था, उसका हाथ नरम पड़ता जा रहा था। वो मुसलसल बोले जा रहा था। उसकी आवाज़ में बुला का दर्द था, बुला का सोच था। कुछ देर के बाद मोहसिन राव को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी औरत के हाथ में आ गया हो। इंतहाई नर्म और नाजुक हाथ, गदास और रेशमी। राजमदारी, उसकी आवाज़ आ रही थी, देवा अब ये तेरे हवाले, मैं जाता हूँ। राजमदारी की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मादूम हो गई। फिर एक झटका सा लगा, वो नर्म मुलायम और गदास हाथ उसके हाथ से छूट गया। राजमदारी अपने साथ लालटेन लाया था। उसने कहा था जब जाप ख़त्म हो जाएगा तो वो और मोहसिन राव खाना खाएंगे और खाना खाकर सीधे घर चलेंगे। लालटेन रास्ता दिखाने के काम आएगी। मोहसिन राव ने आंखें फाड़ कर और हाथों से टटोल कर लालटेन तलाश की। जेब से दिया सिलाई निकाल कर लालटेन जलाई। फिर उसने लालटेन अपने हाथ में पकड़ कर ज़रा सी ऊंची की और लालटेन की मध्यम रोशनी में जो कुछ नजर आया वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। राजमदारी की लाश पिघल चुकी थी। लाश के गिर्द स्याह खून फैला हुआ था। मोहसिन राव को अंदाज़ा हुआ कि उसे किसी बेहद खतरनाक सांप ने काटा है। सांप का ख्याल आती वो फौरन उसकी लाश से पीछे हट गया और लालटेन की मध्यम रोशनी में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। आसपास किसी सांप का वजूद न था। अब उसने यहाँ ठहरना मुनासिब न समझा। वो लालटेन अपने साथ लेकर जोगी रामपाल के खेमे की तरफ बढ़ा। जोगी रामपाल का खेमा यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था। आधे घंटे की मसाफत के बाद वो जोगी रामपाल के ठिकाने पर पहुँच गया। उसके छोटे से खेमे का पर्दा गिरा हुआ था और अंदर से मध्यम रोशनी बाहर निकल रही थी।
खेमे के अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर कोई नहीं है। मोहसिन राव ने झुककर खेमे का पर्दा हटाया तो उससे अंदर जोगी रामपाल धूनी दिखाए बैठा नजर आया। उसके सामने काले कपड़े का एक पुतला सा बना हुआ था, जिसके दरमियान में एक उस्तरा पे अवस्था और उसके पर एक हंडिया ऊंधी रखी थी। दाएं तरफ एक खुली पटारी रखी थी। जोगी रामपाल की गोद में एक बीन पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही मोहसिन राव ने खेमे का पर्दा हटाया, उसी वक्त जोगी रामपाल ने आंखें खोल दी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कहो, क्या खबर लाए हो? जोगी रामपाल ने पूछा। राजमदारी चल बसा, मोहसिन राव ने खबर सुनाई। बधाई हो, आज़ादी मुबारक हो, जोगी रामपाल खुश होकर बोला। क्या मैं आज़ाद हो गया? मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ? अब तो कोई मेरा कलेजा नहीं पकड़ेगा। मोहसिन राव ने तस्दीक चाहिए। हाँ, तुम आज़ाद हो गए हो। तुम्हारे ऊपर से जादू का असर खत्म हो गया। इस काम के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी है। इसके अलावा मुझे अपनी एक कीमती नाग से हाथ धोना पड़े हैं। वो कैसे? राजमदारी को ठिकाने लगाने की कीमत चुकाना पड़ी। इस काम के बदले उसने आज़ादी तलब की, जो मुझे देना पड़ी, मजबूरी थी। राजमदारी को ठिकाने लगाने का काम कोई और कर भी नहीं सकता था इस नाग के अलावा। इसका मतलब है मेरा ख्याल सही निकला। वाकई उसे किसी नाग ने डसा था। हाँ, और नाग भी क्या, जिसका कांटा पानी मांगना तो दूर की बात है, खुद पानी पानी हो जाए। तुमने उस जोगी की लाश तो देख ली होगी, रामपाल ने कहा। बहुत बुरी हालत थी लाश की, मुझसे तो देखी नहीं की, मोहसिन राव ने काम कर कहा। उसने जुल्म किया था, एक भले मानस पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया था। उसे उसकी सजा तो मिलना ही थी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो इस काम का माकूल मुआवजा लिया है, जोगी रामपाल ने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि जोगी रामपाल ने यह काम माकूल मुआवजे पर किया था और उसकी ये मेहनत रायगा नहीं गई थी। जरा सी गफलत से यह मामला उल्टा भी हो सकता था। अगर राजमदारी को सांप के आने की इतला चंद मिनट कबल मिल जाती तो राजमदारी की जगह जोगी रामपाल की लाश पड़ी होती। राजमदारी कोई मामूली चीज़ न था, वो अपने तकब्बर में मारा गया। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि इस वक्त तक दूर दूर तक इससे बड़ा कोई जादूगर नहीं, कोई नहीं उसके मुकाबले पर आ सके, उसकी किए हुए शहर को तोड़ सके। लेकिन बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि हाथी को चूंटी पिछाड़ जाती है। राजमदारी इस दुनिया से तो चला गया था, लेकिन जाते जाते एक करतब दिखा गया था। वो मदारी जो था, उसने दिवाह काली को पुकार लिया था। इस तरह मोहसिन राव आसमान से गिरकर खजूर में अटका था, बल्कि सीधा पाताल में चला गया था और ये बात उसे मालूम न थी, न ही जोगी रामपाल को। वो रात मोहसिन राव ने जोगी रामपाल के साथ उस खेमे में गुजार दी। सुबह को हिदायतुल्लाह को आना था और शाम को नादरा को मोहसिन राव से मिलने के लिए नहर के पुल पर आना था। नादरा ने कहा था कि वो अपना सामान लेकर उस बस्ती को खैराबाद कह दे, क्योंकि उसे अपने साथ बहराम नगर ले जाना चाहती थी। सुबह के मुकर्रर वक्त पर हिदायतुल्लाह पहुंचा। उसने जो दोनों को इकट्ठा देखा तो खुशी से झूम उठा। मोहसिन राव को यहाँ मिलने की तवक्को नहीं थी। साहब जी, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है कि जोगी महाराज ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। हिदायतुल्लाह ने जोगी रामपाल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हिदायतुल्लाह, उस जालिम का खात्मा हो चुका है, मोहसिन राव ने बताया। वो है कहाँ? जंगल में पड़ा हुआ है। तो फिर आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत ही क्या है? आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। जोगी महाराज को उनकी बस्ती में छोड़कर हम गड़ी बहराम नगर चले जाएंगे। बीबी वहाँ मुंतजर बैठी हैं, आपको साथ देखेंगी तो फिर वो हर फिक्र से आज़ाद हो जाएंगी। हिदायतुल्लाह ने तजवीज़ पेश की, जिसे मोहसिन राव ने मान लिया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, वो इस इलाके से फ़ौरन निकल जाना चाहता था। जोगी रामपाल और हिदायतुल्लाह ने जल्दी जल्दी सामान समेटा, उसे नज़दीक ही खड़ी एक जीप में लादा। फिर वो तीनों बहराम नगर की तरफ रवाना हो गए। दोपहर तक वो बहराम नगर पहुँच गए। जोगी रामपाल को उसकी बस्ती में छोड़ा और फिर हिदायतुल्लाह मोहसिन को लेकर गड़ी बहराम नगर पहुंचा। उस गाड़ी को देखकर मोहसिन राव को अपनी सावनपुर वाली हवेली याद आ गई। उस यादाश्त के आईने पर जादू की जो कर जम गई थी, वह बिल्कुल साफ हो चुकी थी। गुजरा हुआ वक्त अंगड़ाई लेकर उठ बैठा था। सावनपुर की हवेली के साथ उसे फ़ौरन ही अपने चचा राव अहमद अली का ख्याल आया कि वह अब मुतमईन हो चुका होगा कि अब उसकी राह में कोई कांटा नहीं रहा। वह खूब चैन की बांसुरी बजा रहा होगा। फिर उसने अपनी गुमशुदगी के बारे में उसके वालिदैन को जाने क्या बताया होगा। बाबा और अम्मी तो परेशान होकर रह गए होंगे। खैर कोई मसला नहीं, वह बच्चा नहीं रहा है, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तजर्बेकार हो चुका है। एक एक को देख लेगा। गाड़ी दरवाजे पर पहुंच गई। फिलहाल तो नादरा उसके सामने खड़ी थी, अभी तो उसे देखना था। जब हिदायतुल्लाह मोहसिन राव को साथ लेकर गड़ी के गेट में दाखिल हुआ तो नादरा ने उसे फ़ौरन ही देख लिया। वो सामने अपने ऊपर वाले कमरे की खिड़की में खड़ी थी। जीप के अंदर दाखिल होती जैसे ही उसकी नज़र मोहसिन राव पर पड़ी, वो तो खुशी से दीवानी हो गई। वो तेज़ी से नीचे उतरकर गड़ी के अंदरूनी दरवाजे तक पहुंच गई। तभी हिदायतुल्लाह मोहसिन राव के साथ गड़ी के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा। नादरा ने मोहसिन को देखा, मोहसिन ने नादरा को देखा। आंखों से आंखें मिली, होंठों पर तबस्सुम आया, आंखों में शौक़ विसाल जागा। दोनों बेख्तियार एक दूसरे की तरफ बढ़े। हिदायतुल्लाह की मौजूदगी में हिजाब माने आया। वो दोनों तरस कर रह गए। कमाल है मोहसिन, आप आ गए। नादरा के लहजे में बेपनाह मसर्रत थी। हम तो शाम को आपकी तरफ आने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, बस हिदायतुल्लाह के आने का इंतजार था। तो मैं वापस चला जाता हूँ, नहर वाले पुल पर पहुंचकर आपका इंतजार करूंगा, मोहसिन ने हंस कर कहा। हाय, अब आपको कौन जाने देगा? नादरा ने बहुत खुलूस से कहा। मैं इस घड़ी में आपको खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन ये तो बताइए ये आपने अपना हुलिया क्या बना रखा है? साहब, हम जंगल से आ रहे हैं, मोहसिन राव ने नादरा की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए जंगली बने हुए हैं। और वो राजमदारी के जादू का क्या बना? नादरा ने पूछा। उसका शहर टूट गया, तभी तो मोहसिन साहब आपके सामने मौजूद हैं, हिदायतुल्लाह ने कहा।
हाँ वाकई, इनका यहाँ आना ही इस बात का सबूत है, पर यह सब कैसे हुआ? नादरा ने हाथ के इशारे से अंदर चलने को कहा। वो मोहसिन राव को गढ़ी के आलीशान ड्राइंग रूम में ले आई। मोहसिन राव एक सोफे पर बैठ गया। हिदायतुल्लाह हाथ बांधे खड़ा हो गया। मोहसिन राव ने अब तक जो बीती थी वो कहकर सुना दी। नादरा सारी उदास सुनकर बोली, इसका मतलब है कि जोगी रामपाल काम का आदमी निकला। मैं तो उसे महज सपेरा समझ रही थी। वो महज पैरा नहीं है, वो जादू जानता है। उसने राजमदारी की जादू का तोड़ करके उसे ठिकाने लगा दी। रास्ते में जोगी रामपाल ने बताया कि राजमदारी की मौत ही उसके जादू का तोड़ था। राजमदारी की जिंदगी में मुझे बड़े से बड़ा जादूगर उसके चुंगल से नहीं छुड़ा सकता था। जोगी रामपाल ने उसके चुंगल छुड़ाने के लिए कई अमल किए। उसने बहुत मेहनत की, फिर इस चक्कर में उसने एक कीमती सांप भी गंवा दिया। उसके बारे में जोगी रामपाल ने एक पुरस्कार सी बात की जो कम अज़ कम मेरी तो समझ में नहीं आई। मोहसिन राव ने बताया। ऐसा क्या कहा? नादरा ने पूछा। उसने बताया कि उस सांप ने राजमदारी का काम तमाम करने के लिए आज़ादी तलब की थी। जोगी रामपाल को देना पड़ी क्योंकि बकौल उसके ये काम कोई और नाग नहीं कर सकता था। ये सपेरों और सांपों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। आपने जोगी रामपाल से वजाहत तलब नहीं की? नादरा ने पूछा। हाँ, मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो बात टाल गया। मेरा ख्याल है कि वो सांप जोगी रामपाल की कैद में होगा। उसने उसे आज़ादी देकर ये काम करवा लिया। नादरा ने बात की तह तक पहुंचने की कोशिश की। अच्छा, खैर छोड़ें इस मसले को। आप जाकर नहा धो लें, मैं आपके लिए कपड़े भिजवाती हूँ। ठीक है। मोहसिन राव फौरन उठ खड़ा हुआ। देखो हिदायतुल्लाह, मोहसिन साहब को मेहमानों वाले कमरे में ले जाओ। मैं बाबा के कपड़े भिजवाई देती हूँ, फिर 1-2 दिन में नए कपड़े मिल जाएंगे। दर्जी को कहना आकर नाप ले जाए। नादरा ने कहा। जी बेहतर बीबी, मैं दर्जी को बुला लाऊंगा। ठीक है मोहसिन, आप अपने कमरे में चलें, नहाएं धोएं, कपड़े तब्दील करें। आपको शिद्दत से भूख लगी होगी, मैं खाना लगवाती हूँ, साथ खाना खाएंगे। नादरा ने कहा और रूम के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मोहसिन राव हिदायतुल्लाह की रहनुमाई में मेहमान खाने की तरफ चला गया। एक शानदार कमरा था। एक अरसे के बाद मोहसिन राव को ऐसा पुरसाइश कमरा नसीब हुआ था। अब उसे हर लम्हे बात बात पर अपने घर की याद आ रही थी, अपने वालिदैन याद आ रहे थे। मोहसिन राव को हैरत हो रही थी कि इतने साल उसने माँ बाप के बगैर कैसे गुजारे। राजमदारी के अमल ने उसका दिल और दिमाग मुअत्तल कर दिया था। वो अपना आप तक भूल गया था। उसके दिल में राजमदारी के कच्चे मकान की मोहब्बत भर गई थी। वो उस बस्ती से जाना नहीं चाहता था और अब तिलिस्म और सेहत टूटते ही वो दोबारा 13 साल मोहसिन बन गया था। शिकार पर निकलने और कत्ल की साजिशी वाक़यात बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। हिदायतुल्लाह उसे कमरे में पहुंचाकर चला गया। मोहसिन राव खूबसूरत बेड पर नींद दराज होकर कपड़ों का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद एक मुलाजमा राजा बहराम नगर के 2-3 जोड़े मेज़ पर रखकर चली गई। मोहसिन एक जोड़ा लेकर गुसलखाने में घुस गया। एक पुरसाइश गुसलखाना था। नहाकर जब वो कदे आदम आईने के सामने खड़ा हुआ तो अपने आप को देखकर हैरान रह गया। वो क्या से क्या हो गया था। राजमदारी के उस घर में एक छोटा सा आईना था और वो भी टूटा हुआ। उसमें पूरा चेहरा नजर भी ना आता था। उसे अपना चेहरा भी टुकड़ों में देखना पड़ता था। आज एक लंबे अरसे के बाद उसने अपने वजूद को साफ शफाफ आईने में देखा तो अपने आप में खो गया। उस आईने में कभी वो 13-14 साल मोहसिन को देखता था, आज वो 18-19 साल का था। उसकी उठान तो बचपन से ही अच्छी थी, जवानी ने तो कयामत डाली। उस पर टूट कर बरस रही थी। मोहसिन का लड़कपन गायब हो चुका था। नौजवान मोहसिन उसके सामने था। वो एक बहुत पुरकशिश नौजवान बन गया था। कसरती जिस्म, सीने पर काले बाल और घने बाल, चौड़ा सीना, ऊंचा लंबा कद, सफ़ेद रंगत, किताबी चेहरा, मकनातीसी आंखें। वो आईने में खुद को हर जाविये से देख रहा था और खुश हो रहा था। वो ये तो जानता था कि वो खूबसूरत है, लेकिन ये नहीं जानता था कि इस कदर खूबसूरत है। आज उसे अपने इंतहाई हसीन होने का यकीन हुआ। खुद को आईने में देखते ही देखते अचानक उसको एहसास हुआ कि वो उस खाने में अकेला नहीं है। उस एहसास के साथ ही उसने अपने कदमों में पड़े तौलिए को उठाकर फ़ौरन अपने गिर्द लपेट लिया। दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा, दरवाज़ा बंद था। फिर उसने गुसलखाने में चारों तरफ नजरें घुमाई। गुसलखाने में उसके अलावा कोई न था, लेकिन यह एहसास अब भी कायम था कि गुसलखाने में उसके अलावा भी कोई है। इस ख्याल ने उसके दिल में खौफ सा पैदा कर दिया। वो वहाँ मजीद नहीं ठहर सका। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकल आया। एक मुलाजमा उसकी मुंतजर थी। उसे देख कर वो बोली, बीबी आपका खाने की मेज़ पर इंतजार कर रही हैं। ठीक है चलो, मोहसिन ने कहा और उस मुलाजमा के साथ चल दिया। खाने के कमरे में खाना सजाए नादरा उसकी मुंतजर थी। उसे देखकर मुस्कुराई। राजा बहराम नगर के कपड़ों में वो बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। नादरा ने उसे तहसीन आवेज नजरों से देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? बुरा लग रहा हूँ ना? भाई मांगे के कपड़ों में बंदा ऐसा ही लग सकता है। मोहसिन राव ने हंसते हुए एक कुर्सी खींची और बड़े महज़बाना तरीके से बैठ गया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब, बिल्कुल राजकुमार। नादरा ने उसकी तारीफ की। राजकुमार न सही, छोटा मोटा जमींदार जरूर हूँ। ये और बात है कि फिलहाल बेजमीन हूँ। मोहसिन बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीनें दिलवा कर रहूँगी। जरा बाबा जानी आ जाएं। नादरा ने बड़े पुरहसन लहजे में कहा। राजा साहब कहीं गए हुए हैं? मोहसिन राव ने पूछा। आजकल वो पेरिस में है, नादरा ने उसे बताया। पेरिस में? हाँ। नादरा ने इस बात में गर्दन हिलाई। मेरे बाबा जानी बड़े जिंदा दिल इंसान हैं। एंजॉय करना कोई उनसे सीखे। खेल तमाशों मेले टेलों के बहुत शौकीन हैं। उनसे बेजार हुए तो शिकार खेलते हैं, शिकार से दिल भर जाता है तो सैर व तफरीह को निकल जाते हैं। आजकल उन पर सैर का भूत सवार है। ये भूत कब उतरेगा? मेरा मतलब है कि मोहसिन राव ने बात मुकम्मल न की। मैं आपका मतलब समझ गई, नादरा मुस्कुरा कर बोली। बस वो 2-4 दिन में आने वाले हैं। बाप पर तो सेहत का भूत सवार है, चलिए मान लिए, लेकिन बेटी पर आजकल कौन सा भूत सवार? मोहसिन ने हंसकर पूछा। मेरे सामने बैठा है। नादरा के मुंह से बेसाख्ता निकला। मोहसिन राव उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। उसने एक जोरदार कहका लगाया। भाई खूब मोहसिन, इस घड़ी में आए हुए बमुश्किल 1-1.5 घंटा गुजरा है, लेकिन जाने क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे तुम यहाँ काफ़ी अरसे से हो। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? नादरा ने पूछा। मैं क्या जानूँ, मोहसिन राव ने मासूमियत से कहा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें राखी याद नहीं आती?
नादरा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। वो बेचारी मेरे जंगल से लौटने का इंतजार कर रही होगी। तुम जानती हो नादरा, ये राजमदारी जंगल में जादू सिखाने नहीं ले गया था। मोहसिन राव ने इंकिशाफ किया। तो फिर? नादरा ने पूछा। वो मुझ पर मुकम्मल कब्जा चाहता था। उसने ऐसा अमल शुरू किया था, अगर वो मुकम्मल हो जाता तो मेरी यादाश्त गुम हो जाती, मैं एकदम उल्लू बन जाता। राजमदारी जो कहता वही करता। ये वो बात है जो मुझे रामपाल ने बताई है, मोहसिन ने कहा। हाँ वाकई, शुक्र है मोहसिन, तुम बच गए। नादरा ने ठंडी सांस भरी। मैं राखी की बात कर रही थी, सुना है वो तुम्हें बहुत चाहती थी। नादरा ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा। मोहसिन राव ने सत के दिल से कहा, यह सच है। सुना है वो बहुत खूबसूरत है। ये भी सच है, मोहसिन राव ने इकरार किया। फिर पूछा, लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? तुमने तो उसे नहीं देखा। हाँ, मैंने तो नहीं देखा, देखने की तमन्ना ही रही। ये बात मुझे हिदायतुल्लाह ने बताई, उसने राखी को देखा था। नादरा ने बताया। तुम राखी का जिक्र क्यों ले बैठी हो? मोहसिन राव को तशवीश हुई। तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा नहीं, गैर जरूरी लग रहा है। फिर किसकी बात करूं? सिर्फ अपनी। मोहसिन राव ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं क्या हूँ? ये अजीब सवाल था। तुम साहिरा हो। अगर मैं सहारा हूँ तो कम तुम भी नहीं। नहीं, तुम जादूगर हो, बहुत बड़े जादूगर, जिसने नादरा जैसी लड़की का दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया। नादरा, अगर मैं महज एक मदारी का बेटा होता तो क्या तुम फिर भी इस कदर चाहती? मोहसिन ने पूछा। तुमने ये क्या सवाल किया? नादरा ने खाना खाते खाते अपना हाथ खींच लिया। खाना तो खाओ, मोहसिन ने उसे टोका। खाती हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पहले तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूँ, नादरा ने बड़ी संजीदगी से कहा। जब तुमने मेरे हाथ पर अंगूठी रखी, ये वो लम्हा था जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, और जब तुमसे मिलने तुम्हारी बस्ती पहुंची, तो ये वो लम्हा था कि मेरी रूह भी मेरी न रही थी, किसी और के कब्जे में थी, और मैं बेकरार होकर अपनी रूह की तलाश में नहर वाले पुल पर पहुंच गई थी। अब तुम खुद ही फैसला करो। इन दोनों लम्हों में मुझे ये कब मालूम था कि तुम किसी बड़े जमींदार के बेटे हो? मोहसिन राव ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे मुस्कुराकर देखता रहा। उसे अंदाजा हो गया कि नादरा उसके सवाल पर खफा हो गई है। उसकी लहजे की खफकी उसने साफ महसूस कर ली थी। ये सवाल उसने बरसबीले तस्करा कर दिया था, जैसे उसने राखी के बारे में पूछा था। उसने भी एक सवाल कर दिया। हालांकि इस दौरान उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि नादरा किस कदर दीवानी लड़की है, इस कदर कि आग में कूद कर नतीजे के बारे में भी नहीं सोचती। ऐसी लड़की से इस तरह का सवाल उसकी बेगर्ज मोहब्बत के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। मोहसिन राव ने एक छोटा सा नवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, खा लो। खूबसूरत लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, वो बुरे लगते हैं। उस छोटे से नवाले के लिए नादरा ने फौरन बड़ा सा मुंह खोल दिया और उसका हाथ पकड़कर नवाला मुंह में ले लिया। फिर मुस्कुराती हुई बोली, मैं नाराज तो नहीं हूँ। खाना खाने के बाद मोहसिन राव मेहमान खाने में चला गया। यहाँ बैठकर उन दोनों ने काफ़ी पी और रात भर का जागा हुआ था। उसे ज़बरदस्त नींद आ रही थी। नादरा उसे आराम करने का कहकर उसके कमरे से चलेगी और जाते जाते कमरे का दरवाज़ा बंद कर गई। मोहसिन ने उठकर खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। कमरे में एक खुशगवार सा अंधेरा छा गया। वो बेड पर लेटा तो फौरन उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। तब वो उस खाने से निकली। मोहसिन राव के बेड के नज़दीक आकर उसने उसे बगौर देखा। मोहसिन दिलकश मर्द था, जिस पर कोई भी जिनसे मुखालिफ अपना दिल हार सकती थी। उसकी आंखें बंद थीं, सुकून छाया हुआ था। वो सोता हुआ इतना हसीन लग रहा था कि वो बेकरार होकर उठी। उसने मोहसिन राव के पैरों की तरफ आकर उसके दोनों अंगूठे पकड़ लिए। फिर वो धीरे धीरे उसके जिस्म में सरायत करने लगी, अंगूठों से पैरों में, पैरों से पिंडलियों में और ऊपर यहाँ तक के सीने में। मोहसिन राव उस वक्त पूरी तरह सो नहीं पाया था। नीम गनुदगी की सी कैफियत थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे पाँव के अंगूठे से उसके जिस्म में धुआं सा भर रहा है, उस पर घटा जा रही है। एक बेनाम सी खलिश, एक सरशारी की कैफियत उस पर तारी हो रही है। फिर ये धुआं सा, ये बादल ऊपर सफ़र करते करते उसके सीने तक पहुंच गए। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर बंधे हुए थे। तब उसे किसी ने छुआ। एक रेशमी हाथ का सा एहसास उसे अपने हाथ पर हुआ। अब उसने लाहौल पढ़ने की कोशिश की। उसके जिस्म ने मज़ाहमत का आगाज़ किया। उसने चीखना चाहा। वो नादरा को चीख चीख कर मदद के लिए बुलाना चाहता था। तभी एक झटका लगा और मोहसिन राव की आंख खुल गई। उसने गर्दन घुमाकर जायजा लिया। कमरे में कुछ न था। वो उस खाने में जा चुकी थी। मोहसिन राव की समझ में न आया कि ये किस किस्म की कैफियत थी। आया उसने ख्वाब देखा है? यही सब जागते में हुआ है। उसके हाथ पर किसी नाजुक हाथ का लम्स अब भी मौजूद था और पाँव के अंगूठे से सीने तक एक घटा सी छाने की कैफियत, उसका लाहौल पढ़ना और नादरा को मदद के लिए पुकारना, हर बात उसके जहन में अच्छी तरह नक्श थी। शायद वो लेटती सो गया था, उसने सोचा। उसने ख्वाब समझकर अपने जहन को झटका और फिर करवट लेकर सो गया।